अध्याय 4। उदयपुर की सुबह अरावली की पहाड़ियों के पीछे से केसरिया धूप उगाती है। वैसी ही किसी सुबह सान्या महेश्वरी हवेली की फर्श पर पहली बार नंगे पांव उतरी। जयपुरी नीले टाइलों पर ठंडी नमी और खिड़कियों के बाहर पिछोला झील की चमक, सब कुछ खूबसूरत था, पर उसका दिल अब भी परदेस सा लगता। हवेली में पहला स्वागत चांदी की थाली में आरती से हुआ, पर आरव मौजूद नहीं था। देर रात की हलचल के बाद वह फ्लाइट पकड़कर मुंबई लौट चुका था, कंपनी बोर्ड मीटिंग के लिए। जाते समय बस एक सूखा सा संदेश छोड़ गया, यह घर तुम्हारा भी है, जो चाहिए मांग लेना। अधिकार जताने वाला वाक्य सुनने में उदार था, मगर दूरी उतनी ही ठंडी रही। सान्या ने नए कमरों को टटोलते हुए महसूस किया, यह हवेली महल और भूल भुलैया का मिश्रण थी। दीवारों पर मिनिएचर पेंटिंग, छत पर झूमर, गलियारों में पुरानी बेलबूटेदार जालियां, उन्हीं गलियारों में उसका अक्स बड़ा लगता और अकेलापन भी। भोर के बाद पहली रस्म पगफेरे जैसी नहीं, बल्कि एक औपचारिक टूर था। घर के मुखिया, आरव की दादी शीला महेश्वरी, ने नरम किंतु खांटी राजस्थानी लहजे में कहा, बहू, हवेली का हर कोना तुम्हारा है, लेकिन हर कोने के अपने नियम हैं। उनकी आवाज में वर्षों का शासन था, और एक उपहास भी कि नियमों से भागना मत। रसोई में कदम रखते ही दो रसोइयों में कानाफूसी रुक गई। एक ने मुस्कुराकर पूछा, काजू कतली बनवानी है क्या, भौजी? साहब को पसंद है। दूसरे ने आंख दिखाई, मानो याद दिलाया हो कि साहब का पसंद जिक्र मत करो, वह यहाँ होते कहाँ हैं। इस छोटी सी नोकझोंक में सान्या ने वो पर्दे देखे जहाँ स्टाफ अपनी सत्ता गढ़ता है। दोपहर को उसने तय किया कि ड्राइंग रूम के कोने में धूल खाई लाइब्रेरी को ठीक करवाए। लाइब्रेरी की देखरेख करने वाले बुजुर्ग बाबूजी उसे देख खिल उठे, बहू जी, पिछली मालकिन ने बरसों पहले बुक अलमीरा बंद करवा दी थी। अब आप खोलेंगी तो बरकत होगी। उनकी आंखों में उम्मीद चमकी, पर साथ ही दो नौकरानियों ने दबी जुबान कहा, रियासत का रिवाज है, नए आए लोग अलमारियां नहीं छेड़ते। सान्या ने मीठे स्वर में उत्तर दिया, किताबें बंद हों तो सदियों की हवा दम घुट जाने लगती है। जीने दीजिए। उसने अलमारी की चाबी ली। ये छोटे फैसले उसके लिए सांस लेने की जगह थे, भले ही हवेली की परंपरा से टकराते हों। शिव दिन भर दिखा नहीं। दोपहर ढलने पर वह अस्तबल की ओर गया था। खरी यादों की जगह अब शराब बोतल से भर आई थी। उसे यह एहसास काट रहा था कि भाभी की नियति उसके कारण तय हुई। सान्या ने दूर से उसे देखा, लेकिन उसे पास बुलाने की हिम्मत न हुई। वह भी नजरें चुराकर तबेले से बाहर निकल गया। शाम ढले, आंधियां मेवाड़ की धूल उड़ाती हुई आती हैं। हवेली के खुले चौक में पपीहे की आवाज गूंज रही थी कि अचानक प्रिया, दादी की प्रिय पुरानी अटेंडेंट, ने सान्या को रोककर धीमे सुर में कहा, बहू जी, सबको खुश रखने की जरूरत नहीं। यहाँ तारीफ से ज्यादा नजर लगती है। उनके होठों पर आधी मुस्कान थी, मानो आगाह कर रही हों, घर के भीतर बहती राजनीति को पढ़ लो, वरना जड़ें कमजोर होंगी। रात के भोजन के समय लंबा महोगनी टेबल आधा खाली था। दादी, शिव, कुछ दूर के काका, और वो। दादी ने परंपरागत मौख शिकायत में कहा, बहू, राजघरानों की बहुएं पहला खाना बनाकर परोसती हैं, याद है न? सान्या ने धीरे से मुस्कुराकर सिर झुकाया। जी दादी सा, कल की सुबह से रसोई मेरी होगी। भीतर से उसने सोचा, पहला स्वाद मैं रखूंगी, लेकिन स्वाद पर अपनी मुहर भी लगाऊंगी, चाहे किसी को नागवार लगे। खाने के बाद गलियारे में शिव उसे मिला, आंखें लाल किनारों से बोझल। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, उसने टूटी आवाज में कहा। सान्या चौंकी। आपसे माफी क्यों? शिव ने कंधे उचकाए और फुसफुसाया, सब जानती हैं। आप इस घर में मेरी वजह से। वाक्य पूरा न कर सका। सान्या ने नर्म स्वर में कहा, मेरी वजह तुम मत बनो। हम साथ रहेंगे तो शायद कुछ अच्छा निकले, मगर वह कन्नी काट गया, खुद से भागता हुआ। रात गहरा रही थी। कमरे में अकेली सान्या ने खिड़की खोली। पिछोला का पानी चांदनी में चांदी लगता, पर हवेली की बलुआ पत्थर की दीवारें पहरेदार थीं। मेज पर आरव का मैसेज ब्लिंक कर रहा था, बोर्ड मीटिंग खत्म, 2 दिन में वापस। कोई दिक्कत? उसने कुछ सेकंड फोन घुमाया, फिर टाइप किया, सब ठीक है। घर भव्य है, पर रहस्य भी बहुत हैं। सेंड। जवाब तुरंत आया, रहस्य दिलचस्प रखते हैं, जब तक नुकसान न करें।
फोन रखकर वह सोचने लगी, क्या वो भी आरव के लिए रहस्य ही है जिसे नुकसान से तौला जाएगा? या इन पत्थरों के बीच वह भी किसी मजबूत आधार का हिस्सा बनेगी? धीरे धीरे हवेली की लाइट्स बुझने लगीं। मगर एक कोने में, रसोई के पार वाले स्टाफ क्वार्टर में, 2 नौकरानियां धीमे सुर में कह रही थीं, नई बहू पढ़ी लिखी है, लाइब्रेरी खुलवा दी। कल को किचन भी बदल देगी तो? दूसरी ने दबी हंसी में कहा। तभी तो भंडारी जी बोले, रखना आंखों पर आंख। महेश्वरी साहब दूर हैं, अब असली खेल दिखेगा। उनकी खुसर-फुसर छत के जालों से रेंगती हवा की तरह ऊपर आई, मगर सान्या तक नहीं पहुंची। वह अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी, मेहंदी में छिपी हथेली सूंघती रही। अब तक महक थी, पर रंग मुरझाने लगा था। क्या यह घर भी उसके सपनों का रंग सोख लेगा? खिड़की से चटका चांद उतर आया था, और उसी रोशनी में उसने देखा, बालकनी के खूंटे पर किसी ने सफ़ेद रुमाल बांध दिया था, गहरे लाल धागे से बना छोटा सा चिन्ह। राजस्थानी मान्यता में यह संकेत था, किसी ने नजर डाल दी। किसकी? क्यों? उसने रुमाल खोला, भीतर एक मुड़ा हुआ कागज था। हवेली के हर कदम पर गुप्त कायदे हैं। जो पढ़े नहीं, वह फंस जाए। संभल कर। उसके दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया। किसने भेजा? प्रिया? कोई और? उसने बालकनी से झांककर नीचे देखा, अंधेरा, बस सीमा पर जलती एक मध्यम लालटेन। हवेली सो रही थी, पर नींद में भी जाग रही थी। सान्या ने कागज मोड़कर तकियों के नीचे रखा। वह समझ गई, समंदर किनारे की इस मेरून हवेली में असली परीक्षाएं अब शुरू होंगी, और शायद कल उतरते सूरज के साथ पहला वार भी। अध्याय 4।